अच्छा बच्चों, ये अगर प्लांट रिस्पॉन्स करता है, कैसे करता है प्लांट ना, पहले तो थोड़ा सा ये बता दूं आपको। शायद प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस टू सर्वाइव। क्यों करता है? सर्वाइव करने के लिए क्यों करता है? व्हाई प्लांट रिस्पॉन्ड? सो दैट दे कैन सर्वाइव अंडर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. The plants who can survive under changing environmental condition, it means they can adopt to that specific environment. अगर पौधा अपने उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो एनवायरनमेंट उसको किल कर देगी। एनवायरनमेंट उसको, ठीक है, तो एनवायरनमेंट, व्हाट एनवायरनमेंट विल डू, कि एनवायरनमेंट उसको किल कर देगी। और डार्विन की जो थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ वही प्लांट सर्वाइव करेंगे जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई टू सर्वाइव। ठीक है, दूसरा है रिस्पॉन्स हेल्प प्लांट ग्रोथ को, डिफेंस को, रिप्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट्स। मिनिमम इनपुट्स, मैक्सिमम। जब हम रिसर्च में कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशन हमने अचीव करनी है, हमने एक ऐसी मशीन तैयार करनी है जिसके अंदर हम थोड़ी से थोड़ी चीजें ऐड करें। ये ऐसा ही है कि आप एक बिजनेस करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारा इनपुट्स कम से कम यूज हो, कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा कीमत वाला बने। हम मिनिमम फर्टिलाइजर डालें, यील्ड ज्यादा हो जाए, इसे कहेंगे ऑप्टिमम कंडीशन। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन। इसी तरह ही इंक्लूड एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकते हैं कि डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है। इनको कहते हैं कि फर्ज किया अगर हम प्लांट जो है उसको, अगर हम एक ऐसे पोटैटो का पौधा है हमारे पास, बच्चों पोटैटो का पौधा है, और उसको हम अंडर डार्क कंडीशन में रख दें। पोटैटो का पौधा नॉर्मल ग्रो कर रहा था, फिर हमने पॉट को उठाया और उस पॉट को एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर सिर्फ डार्कनेस थी, और 24 घंटे डार्कनेस थी। देयर इज नॉट अ, वो एक ऐसा सेल था। सेल किसे कहते हैं? व्हाट इज अ सेल? वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन सेल को हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ऐसा जगह जो चारों तरफ से बंद हो। हम जहां बैठे हैं ना, ये जगह बैठे हैं और हर जगह से बंद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंड। क्या कहते हैं उसको? स्टैंड। और अगर यहाँ पर ना ही कोई लाइट बन रही है, ना ही कोई कुछ भी नहीं अंदर आ रहा, आप यहाँ पर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर लाइट नहीं आ रही, समझो वहां पर एयर आ रही है, बाकी चीजें आ रही हैं, देयर इज नो लाइट, देयर इज। अब प्लांट क्या करेगा? अगर आप एक प्लांट हो, आप उस जगह बैठे हो, अब आप क्या करेंगे? बच्चे, आप साइंटिस्ट हैं, आप प्लांट हैं, आप प्लांट एज ए साइंटिस्ट हैं, आप प्लांट एज ए साइंटिस्ट हैं, क्या है? आप एज ए प्लांट सदम साइंटिस्ट हैं। अब आप क्या करेंगे? अडॉप्ट कैसे करेंगे? अच्छा, अब लाइट नहीं आ रही, आप लाइट नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? लाइट कुछ बिजली गई और बिजली हट गई। आप अपने घर में होती है जब लाइट नहीं होती, तो फिर आप कौन से ऐसे काम करती हैं और कौन से ऐसे नहीं करती? जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन
अगर उसका रॉ मटेरियल बनाती है लेकिन लाइट ना आ रही हो तो फिर क्या होगा? तो आप ड्राई हो जाएगा, नुकसान हो गया। अगर आपको पता है कि लाइट नहीं आनी और आप लेकर उसका रॉ मटेरियल बनाते गए और सारा जाया हो जाए तो फिर आपको कोई अक्लमंद कहेगा? आपको बेवकूफी समझिए ना। अब प्लांट ऐसा ही करता है कि वो तमाम मैकेनिज्म जो लाइट में डिपेंडेंट होते हैं ना उनको शट डाउन कर देता है। क्या कर देता है? और प्लांट लेकिन उसको पहले डिटेक्ट करता है कि वाकई लाइट नहीं आ रही। उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बाहर से वो उसके एंटीने लगे होते हैं, एक रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं कि बाहर लाइट इतने घंटे बाद आनी थी, वो नहीं आई और अभी भी नहीं आ रही। तो अब हमें ऐसा हमने जिंदा रखना है भाई, हमने तो जिंदा रखना है। अब वो एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद वो कहते हैं कि अंदर जो केमिकल्स हैं, जीन्स हैं, आरएनए हैं, प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, वो बैठ के हाई लेवल की मीटिंग बुलाते हैं। वो बुलाने के बाद कहते हैं कि अब हमें लाइट नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? पानी भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, लेकिन लाइट नहीं आ रही। अब क्या किया जाए? अब वो काम कर बंद कर दो जो लाइट डिपेंडेंट है वो। अच्छा, लेकिन उनको इस तरह बंद करो कि जब लाइट आए तो उनको दोबारा हम खोल सके। नहीं नहीं समझ? ठीक है। अच्छा, ये काम कौन करता है प्लांट के अंदर? ये करता है हार्मोन। ये कौन करता है? हार्मोन क्या करते हैं कि जो चेंज इन द एनवायरमेंट होती है ना उसको डिटेक्ट करके वो एक्टिवेट हो जाती है। नॉर्मली कहा जाता है कि इथाइलिन एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग स्ट्रेस। वो क्या करती है? अगर किया कि इसी तरह की एक और एग्जांपल मैंने कल भी बताया था कि आपके घर में लगाओ यूपीएस और बिजली चली जाए तो करके हम क्या करेंगे? क्या कोई बंदा है जो कहना होगा बाकी तमाम लाइटें बंद कर देगी, सिर्फ एक लाइट और एक पंखा, ताकि हमारी एनर्जी कंजर्व रहे। अब प्लांट भी ऐसा ही करेगा कि अब उसको पता है कि बाहर स्ट्रेस है, लाइट नहीं आनी, लाइट नहीं आनी, ग्लूकोज नहीं बनना, ग्लूकोज नहीं बनना। अब जो अंदर वाला ग्लूकोज है ना उनको सरवाइव करना है, उनको ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है पौधे को। अब वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना उसको भी वो स्लो डाउन कर देगा क्योंकि बाहर ग्लूकोज नहीं आ रहा। क्योंकि उसको पता है कि लाइट आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, शेक बनेगा। ग्लूकोज शेक तब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे, समझे? तब जाकर क्या होगा? अब ग्लूकोज बढ़ गया। ये साहब क्या हाल है? ये 7th सेमेस्टर नहीं मिल रहा, वो किधर होगा? मुझे पता नहीं है, जो फिफ्थ वाले हैं। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, अब है ये हमें क्या है? हमें अभी अब हम क्या करेंगे? ये एक लाइट एक, ठीक है, स्टिमुलस ने पौधा ने कहा था कि शट डाउन कर दे वो प्रोसेस, लेकिन इस तरीके से शट डाउन करें कि कल को अगर लाइट आ जाए ना तो मैं उसको रिजुविनेट कर सकूं, उसको रिसाइकल कर दोबारा से। ठीक है, अगर मैं ये करूं कि इसको स्विच सिर्फ ऑफ कर दूं और ये सिस्टम में लगा दे, फिर तो हम स्विच दोबारा ऑन करेंगे तो लाइट आएगी, तो दोबारा ऑन करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन हम स्विच की कितना है सिस्टम खुला कर दिया, तार ही तोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी, की होएगा? दोबारा लाइट भी आ जाए नहीं चलेगा। ये पौधे सियाने हैं, पौधे क्या है? सिस्टम को शट डाउन करते हैं। कंप्यूटरों को के कारोबार को के खराब नहीं करते। इस तरह की अगर अडॉप्टेशन करें, इसे कहते हैं इटियोलेशन। इसको क्या कहते हैं? इटियोलेशन। पौधे के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंडर
लो क्या अरे हुआ नहीं हम सब अभी जाना नहीं मैं देखता हूँ अरे एक रात था फिर मैं आपको दूर पे ले गया अभी है ना देखा ना वो मेरा दोस्त है वो बड़ा काम कर रहा उससे हम इंशाल्लाह जब इसके साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे ना तो ये मैं आपको वहां वहां भेजूंगा तो इंशाल्लाह अब हम जो भी डिसाइड करें वो आपको यू विल एक्सेप्ट आप अगर जाना पड़े फैसलाबाद चलिए इनके पास ओके 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 अच्छा अब ये बात क्या हो गई अगर तो वो सिस्टम ही बात कर देता है फिर क्या होगा दोबारा नहीं होगी ना अच्छा इसे कहते हैं अडॉप्टेशन इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लांट जो है वो इंटेलिजेंट हो जाएगा प्लांट क्या हो जाएगा अंडर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट कर देगा इसे कहते हैं अडॉप्टेशन इसे मैं जरा कहानी को भी आजकल एआई का दौर है ना तो है अगर वो इट्यूलेट नहीं होगा उसका इट्यूलेशन वाला प्रोसेस शुरू नहीं होगी तो मर जाएगा अच्छा अच्छा उसकी वजह होगी उसने लाइट को उसका जो थी ना रिसेप्टर वही ना उसने रिसीव नहीं किया कि बाहर वितरण किया पर क्या है ना आपको के ये कान जो है ना जो कानों से सुनते हैं ना ये हमारे रिसेप्टर क्या है अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी के कान खराब हो जाए तो कोई मर्जी गालियां लगाता है सर आपको गालियां लगाते हैं तो आपको पता चलेगा नहीं ना तो आप रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे ठीक है और सदर में 100 दस के धरती है सारा मलाते हैं और तुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है सारा मलाते हैं कुटन लग हुए और तुम मर मिले लेकिन अगर तेरे पता हो कि सदर ने कुछ कहा है आपको तो फिर रिस्पॉन्स करेंगी तो उन जाके मार देगी और मेरी बात समझ आ रही है कि इसीलिए अच्छा अडॉप्टेशन की समझ आ रही है वही प्लांट सरवाइव करते हैं जो अंडर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं हमने ये चीजें समझनी है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कि पौधों ने अगर अडॉप्टेशन की है तो कैसे की है ऐसी क्या चेंजेस लेकर आई हैं कौन से उनके अंदर सिस्टम थे कि जिसने उनके अंदर वो सारे प्रोसेस को चेंज नहीं होने दिया समझ आ रही है आपको और जी हाँ हमारे डाउन है जो इट्यूलेशन है वो कलर प्लांट इट्यूलेट हो गया इट्यूलेट का मतलब ये होता है कि पौधे ने कि इट्यूलेशन के दौरान पौधे की ग्रोथ रिटार्ड होती है मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूं लेकिन वो रिटार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि पौधा डेड हो गया उसने वो तमाम प्रोसेसेस जो लाइट डिपेंडेंट थे उसको शट डाउन कर दिया जब वो शट डाउन करेगा तो जाहिर है वो पौधा के ऊपर जो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगी ठीक है लेकिन जब दोबारा से लाइट आई आपने उसको ठीक है अब आपने इसको कहते हैं अच्छा अब रिस्पॉन्स टू वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा अब ये पीछे मैं इसको दे देता हूँ फोटोपीरियडिज्म फ्लावरिंग रेगुलेशन होती है लीव मूवमेंट होती है क्लोरोफिल प्रोडक्शन का
ज्यादा या कम हो जाती है रिस्पॉन्स टू लाइट। अच्छा, अगर पानी की कमी हो जाए तब क्या करेगा पौधा? व्हाट प्लांट विल डू? ठीक है। अच्छा, पौधे को सबसे पहले कैसे लोग दे देंगे पानी? रूट के रिसेप्टर से शुरू होता है। तो क्लास ही कोई अन्य वाह आ गई है सभी। ठीक है, मुंडे भी लाया है, कुड़िया भी। ठीक है, या अल्लाह बे एक मैं जो लाया था जो मैं तो गेम खेलने को नजर लग गया या अल्लाह बे इस नजर बस तो बताइए बंदी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं वो ड्राउट टॉलरेंस मैकेनिज्म को। अगर किसी के अंदर ड्राउट टॉलरेंस मैकेनिज्म ना हो, वो ड्राउट के दौरान मर जाएगा और सर्वाइव भी कर सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म ड्राउट हो तो उसके लिए और चेंजेस लेकर आएगा। जिसका डेजर्ट के प्लांट है, डेट फार्म है, वो अपने अंदर अब एप्पल का पौधा है ऐसा पौधा जो अंदर पानी वाला वाटर हाई वाटर वाले पौधा अगर कंडीशन में ग्रो करेंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के दौरान कुछ पौधे जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बिल बुल के गपशप लगा के मीटिंग शीटिंग करके तो एक दूसरे को बताया कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, रोका नहीं है, तो ये बीमारी नहीं है हमारे एरिया, लाइट भी बढ़ी है, ऑक्सीजन भी बढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ी है, लेकिन पानी नहीं है। क्या किया जाए? तो वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन वो उसका हासिल कर देंगे। ठीक है, उसे कहेंगे ड्राउट टॉलरेंस मैकेनिज्म। उसे क्या कहेंगे? इसका साल्ट एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा साल्ट होता है, तो साल्ट वाली जगह पर भी प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करेगा और इस तरह ये सारी कहानी चलेगी। टेम्परेचर है, हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब हीट शॉक आती है, क्या आती है? हीट के दौरान शॉक प्रोटीन होती है जो बनती है। वो क्या करती है? इसलिए कोल्ड की क्लाइमेटाइजेशन के दौरान भी इंप्रूव सॉल्ट टॉलरेंस। ये अभी आप लोगों ने पढ़ना है कि ऐसा कोल्ड टॉलरेंट मैकेनिज्म किसी प्लांट के अंदर फर्ज किया क्या है। फर्ज किया हम देख रहे हैं कि सिट्रस के अंदर अगर कोल्ड में रखा जाए तो उसके अंदर पहले तो हम देखेंगे कि सिट्रस को अगर कोल्ड स्ट्रेस आता है, क्या वाकई आता है? क्वेश्चन ये है, सिट्रस के अंदर कोल्ड स्ट्रेस आता है? अगर कोल्ड स्ट्रेस आएगा इट मींस दैट वो पौधा, अगर सिट्रस का पौधा सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट सिट्रस रोजा में टोमेटो एक्सचेंज में फैसला वाले इस रीजन में ग्रो होता है। ठीक है, क्या ये टेम्परेट रीजन में भी ग्रो होता है? टेम्परेट रीजन कौन सा होता है बच्चों? ठंडे इलाकों वाला। बड़ा ही बैड स्टूडेंट आ गया तो सुदाते स्टूडेंट आ गया। ठीक है, कौन से सुदाते थे? सुदातियां आ गई है। ठीक है, अंडर कोल्ड कंडीशन पौधे जो ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चे? टेम्परेट रीजन वाले। क्या सिर्फ टेम्परेट रीजन में ग्रो हो सकता है? क्या ऑलरेडी ग्रो हो रहा है? जी बच्चे, लेयर होता है लाहौर में है, यहाँ पर सत्रह किलो लीवर लग रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या पेशावर में होता है? क्वेटा में होता है? पेशावर में होता है? ठंडे इलाकों में होता है। ओके, अब ये कहते हैं, अब ये हमने मालूम करना है कि अपने सिट्रस का पौधा सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में भी होता है और ठंडे इलाकों में भी हुआ है। तो क्या वो जो ठंडे इलाकों में सिट्रस की वैरायटी ग्रो हो रही है उस और जो गर्म इलाकों में सिट्रस की वैरायटी ग्रो हो रही है उनमें फर्क क्या है? वो क्यों अडॉप्ट करनी वही वैरायटी? क्या सेम वैरायटी वो हम अगर सुगोदा में ग्रो करें, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी? सेम सगोदा की वैरायटी अगर हम पेशावर या कोयटा में या मरी में ग्रो करेंगे तो क्या होगा? ये वो मैकेनिज्म है, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये ऐसा क्या किया नेचुरली उन्होंने कि वो सर्वाइव कर रहे हैं अंडर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। समझ आ गई बच्चों? तो इसको हम स्टिमुलस के दौरान तो पौधे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इसको कहते हैं समझ आ गया आपको?
अच्छा, अब इसके लिए क्या किया जाए, अब इसके लिए क्या किया जाए, कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, और फिर वो मैकेनिज्म भी लग क्या ओके। अब हमने पहले तो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, ऐसा क्या किया उनकी जिंदगी में, ऐसी कौन सी वो चीजें आई कि वो बंदा हर टाइम खुश रहना शुरू कर गया। पहले वो गम रहता था, लेकिन अब वो हर टाइम खुश रहता है। वो ऊंची ऊंची हवाओं में रहता है, अजीब अजीब सी उसकी कंडीशन हो जाती है। अब उसने ऐसा क्या किया है बच्चे? तो ठीक है, तो ये चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनकी, या तो आप प्रॉब्लम ये बना सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग द कोल्ड मैकेनिज्म इन सिट्रस यूजिंग जीनोम वाइड एनालिसिस। एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस। ठीक है, वो टोटल मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया जाए जो कोल्ड के दौरान सिट्रस के अंदर आता है। ठीक है, और फिर चेक करें कि वो दो हमारे पास, हम दो वैरायटीज इसकी सिलेक्ट करें, दो जीनोम सिलेक्ट करें, जो एक कोल्ड सेंसिटिव है और एक है कोल्ड टॉलरेंट है, और उन दोनों का जीनोम हम कंपैरिजन करें। तो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो उनके अंदर है और उनके अंदर नहीं है, या उनके अंदर वो एक्टिवेट होते हैं और उनके अंदर एक्टिवेट नहीं होते, प्रेजेंट भी होते हैं समटाइम। जैसे हम कहते हैं ना कि चिल्ली और टोमेटो के अंदर, सुना है कि टोमेटो के अंदर कैप्सिसिन वाले, कैप्सिसिन किसे कहते हैं, स्पाइसी होता है, वो केमिकल होता है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन वाले जीन जो है ना, वो चिली के अंदर थे, टोमेटो में नहीं। ऐसे लगता था कि नहीं है, फिर अब लोगों ने पता चला कि वो उनके अंदर ही है, लेकिन वो इंप्रेस हुए हुए थे, क्या हुए हुए थे, जिसकी वजह से जो टोमेटो है ना वो स्पाइसी नहीं था। जो टोमेटो जो था वो स्पाइसी नहीं था। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अब ऐसे टोमेटो प्रोड्यूस अब लोगों ने बाद में किए हैं, अब कि वो जीन आइडेंटिफाई करके उनको चेंज कर दिया। उनके अंदर तो उनको खराबियां खूबियां थी ना, कैप्सिसिन वाले। आजकल आप ना, जिस तरह प्लम्बर नहीं, पूरे घर में जहां पानी ब्लॉक हो या इलेक्ट्रिसिटी खराब हो तो जाके वो ठीक कर देता है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आम हो गई है जिसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम प्लांट के जीनोम को एडिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर वो इसके अंदर थोड़ी सी फर्ज किया, हमें एक जगह ए टी जी, हमें यहाँ पर टी की बजाय सी था, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, कैप्सिसिन नहीं प्रोड्यूस हो रही थी। अब हमने यहाँ पर सी के बजाय अगर टी लगा दे तो क्या होगा, अब कैप्सिसिन प्रोड्यूस होगी। साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया, पहले देखा कि वो चिल्ली का जीनोम और टोमेटो के जीनोम को कंपेयर किया, देखा कि वो कौन सी ऐसी जगह है जो उनके अंदर और उनके अंदर डिफरेंट है, और उनको चेंज कर दिया। अब स्पाइसी टोमेटो आ गया, फिर देखा कि अब उसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, जीएमओ बनाई, अब पता चला कि स्पाइसी टोमेटो आ गए हैं। ठीक है, स्पाइसी टोमेटो दुनिया में आ गए हैं। इसी तरह ये इस तरह का हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कोल्ड सेंसिटिव एंड कोल्ड टॉलरेंट सिट्रस through genome-wide analysis and identification of the genes responsible for cold acclimatization in citrus। इस तरह का आपकी रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, एक समझ आ गई। फिर एक टॉपिक इस तरह का भी हो सकता है कि दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक होते हैं क्लाइमेक्टेरिक, एक होते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक एंड लिक्विड। जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं ना, जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, क्लाइमेक्टेरिक की है। अच्छा चलिए, मैं भी आपको दोबारा बता देता हूँ। जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं
फिर क्या पढ़ाया था मौजूद साहब, बताए मुझे, ताकि मैं अभी आपको रेस्पिरेशन ज्यादा ज्यादा होती है और थायराइड प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अच्छा, क्लाइमेक्टेरिक फूड की एग्जांपल बताइए। बनाना हो गया, यस। मैंगो हो गया, पीच हो गई, पीच, क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, नॉन क्लाइमेक्टेरिक डिफरेंस हो गया। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें, एक नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का जीनोम ले लें, एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का जीनोम ले लें, और दोनों को कंपैरिजन करें, क्योंकि डिफरेंट जीन फैमिलीज हैं, जिसके बाद जीन रिस्पॉन्सिबल है जो उसकी राइपनिंग के अंदर जिनका रोल होगा, फ्रूट की राइपनिंग के अंदर रोल होगा, जिनकी फ्रूट की रेस्पिरेशन के अंदर रोल होगा, उन जीन्स को कंपैरिजन करें बिटवीन वन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट एंड वन नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक बिहेवियर जो है फ्रूट के अंदर कैसे डेवलप हुआ, क्लाइमेक्टेरिक बिहेवियर कैसे डेवलप हुआ। क्लाइमेक्टेरिक के दौरान बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, बहुत ज्यादा इथाइलिन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक होता है उसको हार्वेस्ट करने के बाद भी उसकी नई इथाइलिन प्रोडक्शन तेज होती है, नई रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब ऐसा मैकेनिज्म क्या है कि इन दोनों के दरमियान में क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर, इसकी जेनेटिक्स के ऊपर एक भी पेपर नहीं है। ये मैं आपको एक ऐसे आइडिया दे रहा हूं जिसके ऊपर दुनिया ने कभी कोई टॉपिक के ऊपर, इस तरह के टॉपिक के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि जिनोम बाई जिनोम अभी आया है 5-6 साल पहले, जिनोम सीक्वेंस हुआ है, इस तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस। और अगर आप उस तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस आके पेपर लिखोगे ना, दैट विल बी फर्स्ट पेपर ऑफ इट्स काइंड, और वो बहुत ज्यादा दुनिया में पढ़ा जाने वाला पेपर होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत एक तक क्लाइमेक्टेरिक बिहेव, अच्छा समझ आई, व्हाट इज द नॉन क्लाइमेक्टेरिक बिहेवियर एंड व्हाट इज द, ठीक है। इसी तरह हमने देखना है कि एक ऐसा पौधा है जो डेजर्ट में ड्राउट टॉलरेंट है। टोमेटो की दो वैरायटीज हैं, एक ड्राउट टॉलरेंट है और एक नहीं है। अब उनका कंपैरिजन होगा, उन दोनों का जीनोम अवेलेबल है, और उन दोनों का जीनोम अवेलेबल है, और उसको भी कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है कि व्हाई दे हैव गॉट एंड व्हाई दे आर नॉट अडॉप्टेड टू दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर या तो ये कर ले, या सिर्फ एक जीन फैमिली के ऊपर काम कर ले, इसका भी मैंने बताया कि गांव की फैमिली के ऊपर काम करें कि वो जीन फैमिली की एवोल्यूशन उस प्लांट के अंदर कैसे हुई, उस प्लांट के अंदर उस जीन फैमिली ने क्या रोल अदा किया उस प्लांट की सर्वाइवल में, उस प्लांट की स्टिमुलस में, उस प्लांट की ग्रोथ में, उस प्लांट के डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान उसका क्या। अच्छा, हम एक कमेटी बनाते हैं, इसके अंदर 7-8 स्टूडेंट्स को रख लेते हैं, हम कहते हैं कि आप लोगों ने प्लांट इस पूरे जो है ना काम करना है कि यहाँ की अगर कहीं आपको लगता है कि पूरे में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आपने कंसर्न अथॉरिटीज को बताना है ताकि वो फौरन एक्शन ले और वो चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, अगर तो वो जीन जो 7-8 जीन है जिन्होंने ये काम करना था, वो आते ही नहीं है डिपार्टमेंट में, तो डेफिनेटली वो मैकेनिज्म, वो क्या, उनमें से हमने एक जीन को ये रखा था कि तूने, हम कोई काम करेंगे, तेरा काम है एडमिनिस्ट्रेशन को बताना, एक का काम है कि देखना कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, एक का काम है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना, तीसरे का काम है इन तीनों में
कहीं भी प्रॉब्लम हो वो पता ही ना लगे। वो इट मीन वो कमेटी जिसने ये पता करना है कि प्रॉब्लम को डिस्कस कर क्या उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो कमेटी बुरी है या ये कमेटी बुरी है, या वो एडमिनिस्ट्रेटर को कराने वाली ने बताया ही नहीं है कि समटाइम ऐसा होता है, आप स्टूडेंट कहते हैं सर और मेरे को उसने ये डाटा देना तो मुझे दिया ही नहीं, मैं आपकी काम क्या करती, जी आर ने हमें बताया मेरे यहाँ लेक्चर नहीं है या ये असाइनमेंट है। अब आपका फोन खत्म हो गया, जी आर का सूट दिया, ठीक है, अब आपने कहा मैंने तो बता दिया था, अब इसने ही काम किया, आपका तो मसला हो गया, आपने कई बार बता दिया। तीसरा, वो काम तो वो कर दिया, उसने कहा कि मैंने उस बंदे को कहा था आपको देना है, प्रॉब्लम उस बंदे का आ गया। अगले दिन तीनों काम से करें, ये वेल अडॉप्टेड है, वो क्या है, अब हमने देखना है कि एक पौधा एक ड्राउट कंडीशन के अंदर अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, वो मर जाता है। इस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, वो क्यों मर जाता है, ऐसी कौन सी उसके अंदर कमियां कमियां हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है या एक स्पेसिफिक पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चार जीन्स मिलके ड्राउट टॉलरेंस काज कर रहे हैं, तीन जीन्स है उसके अंदर चौथा नहीं है, या चौथा थोड़ा सा वीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वो वीक वाला जीन ऐड कर देंगे, तो चारों जीन बाकी जो तीनों जीन है उनके साथ वो मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करेगा, आपको बहुत ड्राउट होना है। समझ आ गई आपको, ये वो कहानियां हैं जो आपको पता होना चाहिए जब हमने रिसर्च करनी है तो कैसे करनी है क्या करनी है। नेक्स्ट इज ग्रेविट्रोपिज्म। ये क्या है कि ग्रेविट्रोपिज्म गाइड्स रूट्स एंड शूट ओरिएंटेशन, शूट और रूट की ओरिएंटेशन को ये गाइड करती है, ठीक हो गया। और इसी के अलावा ऑक्सीजन प्ले द की रेगुलेटरी रोल, मैंने बताया था कि ये काम कौन करते हैं, हार्मोन्स, बाहर से स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस ट्रांसमिशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, या ट्रांसमिशन फैक्टर को एक्टिवेट करने से पहले एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो हार्मोन उस ट्रांसमिशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और जाकर जिस तरह अगर किसी सेल के अंदर कोई ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन क्या करती है कि एक एआरएफ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको एक्टिवेट करती है, ये जाती है न्यूक्लियस के अंदर जहां पर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ ये बाइंड करती है, और उस जीन से आरएनए बनाना शुरू कर देती है, वो आरएनए जाता है राइबोसोम में, राइबोसोम में वहां से प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, वो किसमें करती है, प्लांट की। कहा जाता है कि 29 जीन्स हैं जो ऑक्सीजन के किसी सेल में एंटर होने से एक्टिवेट होते हैं। अब ऑक्सीजन किसी सेल के अंदर एंटर हुई, जिसका पानी यहां एंटर हो गया, जहां जहां पर खर्च किया, मेरे अलावा एक और जहां पर हमारे वीसी साहब आ जाए, तो क्या होगा, क्या मैं अगर तो मैं पढ़ाता रहूंगा, लेकिन मैं डरता डरता किसी से नहीं हूं, या एक रिस्पेक्ट में मैं खड़ा हो गया हूं, तो वो भी मैं डरता डरता किसी से नहीं हूं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देयर इज चेंज होगी, यहाँ पर कोई बच्चा आ जाता है आपके साथ कहेंगे देयर विल बी चेंज, वो चेंज क्या होगी उसको स्टडी करना, ये समझ आ गया आपको, वो क्या चेंज आएगी या क्या होगा, वो कहानी है जो कि अच्छा ऑक्सीजन इसमें बड़ा प्ले रोल करती है। ऑक्सीजन क्या करती है कि प्लांट की जिस सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर ही ना हो, ऑक्सीजन फर्ज किया, आपको पता है जाइगोट क्या होता है, पोलन ग्रेन और एग फर्टिलाइज होता है तो ऑक्सीजन बनती है, अच्छा फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट को कैसे पता चलता है कि मैंने किस तरफ डिवाइड होना है, अब ऑक्सीजन में आपको पता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर ये होती है फाइनल सीड की, अब ये स्ट्रक्चर बननी है, इस सेल से ये स्ट्रक्चर बननी है, अब सेल के इस तरफ डिवाइड होना है, डिवाइड होके या ऊपर की तरफ डिवाइड होना है या नीचे की तरफ डिवाइड होना है, ये ऑक्सीजन बताता है उसको, क्या
ऑक्सीजन को पता है कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनानी है, वो पहले ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा, फिर उसको हार्ट शेप बना देगा, पहले इस तरह का डिवाइड होगा, फिर इस तरह करके हार्ट शेप बना देगा, फिर आगे इस तरह की कॉर्टिलेटरल शेप बना देगा। इट ऑल वो क्या करेगा, ये कौन बताएगा? ऑक्सीजन बताएगा। क्या बताएगा? ऑक्सीजन बताएगा। ठीक है। और इसी तरह ही प्लांट की डिफेंस के अगेंस्ट डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है और डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें ये भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि एक पौधा वायरस रेजिस्टेंट है और एक पौधा वायरस रेजिस्टेंट नहीं है, तो ऐसा क्या है कि उन दोनों पौधों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। और उसमें से हमें सिफारिशात देंगे, ये जो जीन्स है जो वायरस रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर है, उसकी वजह से ये रेजिस्टेंट है, और इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म है ना, वो दूसरे पौधों के अंदर है, और उस अल्टरनेट फॉर्म इतनी एक्टिव नहीं है, बल्कि आपकी अल्टरनेट फॉर्म हो आप अच्छा दौड़ सकते हैं, लेकिन वो अल्टरनेट फॉर्म वो अच्छा ना दौड़ सके, तो हम कहेंगे कि ये जो दौड़ने वाली फॉर्म है ना, इसको दोबारा इस पौधे के अंदर भी ऐड कर दिया जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पौधा भी दौड़ सकेगा। समझ आ गई आपको? ये वो कहानियां हैं। आपने अपना दिमाग, ब्रेन के सेल्स को, कॉग्निटिव फंक्शंस को एक्टिवेट करना है, और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको लेके चलना है। ठीक है। और उसके बाद आ गया रिस्पॉन्स। है ओवर हो गया। चले जी, मैं ये आपको कंक्लूजन भी हो गई है। ठीक है, आपको समझ आएगी क्या होता है रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में आप लोगों ने अपने टॉपिक तो फाइनल कर लिए होंगे।